हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए एक मॉडल पेपर देखेंगे और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको अच्छे से सीखिए, समझिए और प्रैक्टिस करिए। अभी तक आपके पास पिछले काफी मॉडल पेपर्स अवेलेबल हैं। थर्ड सेमेस्टर के लिए प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो एग्जाम स्पेशल क्लासेस करके उसमें आपको बहुत सारे मॉडल पेपर पहले से मिल जाएंगे और चैप्टर वाइज क्लासेस भी हैं, तो सारा कुछ अवेलेबल है। आप लोग अच्छे से पढ़िए और वीडियोस को शेयर करते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, ये आपके 5 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न लिखे गए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया है कि एक मोटर कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है, वह 1 सेकंड में कितना जाएगी। यानी कि आपको ये पता है कि एक मोटर कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 घंटे में इसकी चाल, 1 घंटे में वो 45 किलोमीटर का सफर तय करती है। ठीक है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब यही हुआ कि 1 घंटे में 45 किलोमीटर। 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। 60 गुणे 60 2 बार करेंगे तो ये 3600 सेकंड हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो हम यही बात इसको उल्टा कह सकते हैं, चाहे हम कहें 1 घंटे में 45 किलोमीटर या 3600 सेकंड में 45 किलोमीटर। तो किलोमीटर को भी मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर दीजिए तो ये मीटर बन जाएगा। अब आपको 1 सेकंड में बताना था, 1 सेकंड में कितना चलेगा, तो बस 1 सेकंड में आपको बताना है। तो 3600 से भाग हो जाएगा, ये आपका 45,000 है और बटे 3600, 2 जीरो कट जाएगा, 450 बटे 36, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 50 बटे 4, 50 बटे 4 का मतलब 12.5 यानी 12.5 मीटर है ना भाई। 50 को आप ऐसे भी देख सकते हैं, 2 दूनी 4, 25, 25 का आधा 12.5 होता है। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन आपका लग गया। इसी तरीके से 12.5 12.5 मीटर आपका इसका आंसर हो गया, जो कि आपको गिवन था इसमें 12.5 मीटर सी बाट में। एक घनाभ में शीर्षों की संख्या, देखिए एक घनाभ या घन में जो शीर्ष होते हैं वो 8 होते हैं। कहाँ होते हैं ये भी देख लीजिए। किसी भी घन या घनाभ में जो शीर्ष होते हैं वो 8 होते हैं। वो ये वाले होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 शीर्ष होते हैं। तो किसी भी घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं, 6 फलक होते हैं। घन या घनाभ दोनों में कह सकते हैं। फलक जिनको हम फेसेस कहते हैं, शीर्ष जिनको हम वर्टिसेस या वर्टेक्स कहते हैं। और इसके बाद आपका इसमें कोर यानी एजेस, यानी कोर कितनी होती है, तो वो 12 होती है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4 नीचे, 4 पिलर, 4 4 8 और 4 ये ऊपर वाले। तो आप इस तरीके से जानते हैं 12 किनारे होंगे यानी 12 कोर होंगे। ठीक है, तो आपसे ये सब पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी ध्यान रखें। 8 शीर्ष, 6 फलक, 12 कोर, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था शीर्ष, शीर्ष 8 होते हैं, तो बी पार्ट राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 3 की घात 12 गुणे 3 की घात 7 और भाग करना है 3 की घात 25 से। तो देखिए जब भी कोई चीज गुणा होती है तो घातें जुड़ जाती है, भाग करते हैं तो माइनस हो जाता है। तो अगर आप इसको देखें 3 की घात 12 गुणे 3 की घात 7 माइनस 25 हो जाएगा। भाग में आपको ये पता है कि जैसे a की घात m है और भाग करें a की घात n से, यानी बेस में संख्या बराबर हो तो a पर m माइनस n हो जाता है। यहीं पर अगर हम एक समान आधार की 2 संख्याएं जिन पर घात अलग अलग गुणा करें तो ये घातें जुड़ जाती है ना। तो जैसे अगर हम कहें कि 2 पर घात 3 गुणे 2 पर घात 4 है, तो इसका आप करेंगे तो 2 पर ये घात 3 और 4 जुड़ जाएगा, तो 3 4 7 हो जाएगा। अगर यही भाग करना हो कहीं पर, जैसे 3 पर घात 4 और भाग करना 3 पर घात 1 से, तो आपको ये 4 में से 1 माइनस कर देना होगा, तो 3 पर घात 3 बचेगा। ऐसा ये सब चीजें बेसिक आपको पढ़ाई गई हैं और ये सब चीजें आपको मालूम होती हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में यहाँ पर जब आप इसमें माइनस करेंगे 3 की घात 12 ऐसे ही यहाँ माइनस करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे 25 में से जाएगा तो ये 18 बचेगा माइनस का। ठीक है, माइनस का 18 बचेगा और ये वाली घातें गुणा में अब जुड़ जाएंगी, यानी 12 और माइनस 18 को जोड़ेंगे क्योंकि गुणा है तो जुड़ जाएगा। तो 3 पर 12 और भाई ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 18, तो 3 पर माइनस 6। और जब किसी भी संख्या पर माइनस में पावर हो तो उसको 1 बटे में लिखने पर वो प्लस हो जाएगा। ठीक, 1 बटे में कन्वर्ट करने पर चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर सकते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं 1 बटे 3 की घात 6, मतलब 1 बटे ऐसे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 6 बार होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 3 9 9 9 81 9 729 आ जाएगा, 1 बटे 729 गुणा करके। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ सी पार्ट में आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर कैसे निकला है और कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। समुच्चय ए बराबर एक समुच्चय ए है
जिसमें 3, 7, 8 और 11 ऐसी 4 संख्याएं लिखी हैं। और इसका कार्डिनल संख्या या कार्डिनल नंबर क्या होगा? देखिए, कार्डिनल संख्या कहे तो कार्डिनल संख्या का मतलब कुछ और नहीं होता है, सिर्फ इतना होता है। कार्डिनल संख्या का मतलब होता है कि उसमें सदस्य कितने हैं, यानी कितने मेंबर हैं। तो उस सेट में यानी उस समुच्चय में 1, 2, 3, 4 सदस्य हैं तो कार्डिनल संख्या 4 हो जाएगी। बस सिर्फ इसका इतना मतलब होता है, ध्यान रखिए। कार्डिनल संख्या क्या है? सदस्यों की संख्या क्या है? सदस्यों की संख्या डायरेक्ट बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे, तो कार्डिनल संख्या बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं ताकि कंफ्यूजन हो। तो ये चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, कार्डिनल नंबर क्या होता है। नेक्स्ट, वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर काटती? किसी भी वृत्त में अगर उसकी स्पर्श रेखा होगी तो सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करके जाती है स्पर्श रेखा, इसको हम कहते हैं स्पर्श रेखा। लेकिन अगर छेदक रेखा, स्पर्श रेखा जिसको इंग्लिश में टेंजेंट कहते हैं, छेदक क्या करता है? वृत्त को 2 भाग में काट के जाएगा, वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटता है। ये रेखा जो होती है छेदक रेखा कही जाती है, सेकेंड कहा जाता है, ठीक है, इसको सेकेंड भी कहते हैं। तो छेदक रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटता है, ठीक है। इस तरीके से आपके 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए। चलिए अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। अब आपके समक्ष अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखे हैं, इनको सरल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया आपसे? 3 की घात 0 प्लस 3 की घात -1 प्लस 3 की घात -2 का मान बताइए। तो इसमें क्या करेंगे? किसी भी संख्या पर, कोई भी संख्या क्यों ना, उस पर घात 0 होती तो वैल्यू उसकी 1 होती। ये सूत्र आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये रूल। कोई भी, जैसे मान लीजिए कि 208 है और इस पर घात 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा। x है, घात 0 है तो मान 1 हो जाएगा। 17 है, घात 0 है, 1 हो जाएगा। कोई भी संख्या क्यों ना हो, उस पर घात 0 है तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसी तरीके से इसका मान तो 1 हो गया, और प्लस ये आपको मैंने भी बताया कि अगर कोई संख्या माइनस में तो उसको 1/, में लिखते ही वो प्लस हो जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ हम 1/3 की घात 1 लिख सकते हैं, और इसको भी इसी रूल से 1/3 की घात +2 हो जाएगा। जो -2 है वो बटे में लिखने पर +2 हो जाएगा। ये 1 हो गया, 1/3 की घात 1 मतलब 3 ही रहेगा, और ये 1/3 की घात 2 मतलब 9 रहेगा। अब आपको केवल इनका हर बराबर करना है। तो एलसीएम में आप सबसे बड़ी संख्या 9 देख रहे हैं, इन सबको 9 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? जैसे ये 1 है तो इसको आप 1/1 मान सकते हैं, प्लस 1/3 है और प्लस 1/9 है। इनको आप सबको 9 बना सकते हैं आराम से। जैसे इसको 9 बनाने के लिए 9 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इसको 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, और वो तो 9 है ही, तो बटे में सबके 9 हो गया। यहाँ पर 9 एकम 9 प्लस 3 एकम 3 और प्लस ये 1, 9 3 12 1 13, 13/9 इस प्रश्न का उत्तर हो गया 13/9। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 13/9। तो आपको ये इसी प्रकार से सॉल्व करना है और कोई दिक्कत की बात नहीं है, बेसिक रूल्स पता होने चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 7, किसी धन का 2.5% वार्षिक ब्याज की दर। देखिए दर दिया गया है, दर को आप R से लिखते हैं, 2.1/5% वार्षिक, इसको बदलेंगे सरल भिन्न में, 2 5 5 दूनी 10 1 11, 11/5 आपको मालूम, इसको इससे गुणा किया जाता है, 5 दूनी 10 और ये जोड़ दिया जाता है, तो 5 दूनी 10 1 11, 11/5% वार्षिक है। ये दर कैसी है? वार्षिक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतना नोट रखना है। और इसके बाद आपसे कहा गया किसी धन, मतलब धन पता नहीं, यानी मूलधन आपको ज्ञात ही करना है, तो आप पहले लिख लीजिए जो धन है वो ज्ञात नहीं, मूलधन को P से लिखते हैं, ये क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये ज्ञात करना है। फिर इसमें आपको समय 2 वर्ष का दिया हुआ है, समय को आप T से लिख सकते हैं, N से लिख सकते हैं, ये 2 वर्ष लिखा हुआ है। और ये क्योंकि साधारण ब्याज का प्रश्न है, साधारण ब्याज भी दिया गया है इसमें, साधारण ब्याज बराबर 121 रुपए। तो इस तरीके से आपको धन ज्ञात करना, तो आप क्या करेंगे? साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो ब्याज आपका 121 है, यहाँ 121 रख देंगे। मूलधन आपको ज्ञात करना है, इसको आप P लिख सकते हैं, दर को R लिखते हैं, और दर 11/5 है तो इसकी जगह 11/5 लिखेंगे। 5 नीचे आ जाएगा 100 के साथ, ये 5 100 के साथ नीचे आ जाएगा, और गुणे 11 ऊपर है ही, समय 2 वर्ष था 2 लिख दीजिए, बस इसी को सरल कर दीजिए। देखिए 121 ये है, ये 5 और 2 0 500 हो जाएगा, इसके साथ 500 गुणे में आ जाएगा, ये चीज इधर बटे में है तो इधर गुणे में आ जाएगी, बराबर आपका P गुणे 11 गुणे 2 या फिर 11 दूना 22 कह लीजिए, सीधे सीधे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये हो जाएगा। अब आपको केवल इसको इधर लाना और P ज्ञात हो जाएगा, तो यानी कि P निकालेंगे तो 22 इधर आएगा इसके नीचे, तो 121 गुणे 500 के नीचे 22 आएगा, 11 का 11 से 2 बार में, और 2 का इधर आपका 250 आ जाएगा,
500 से। तो आप देख रहे हैं फाइनली 11 गुणे 250 हो गया। गुणा कर लेंगे, 0 ऐसे बढ़ाएंगे, 25 को 11 से करेंगे तो 25 250 और 25 275 हो जाएगा। तो ये 275 यानी रुपए 2750 आ गया आंसर। 2750 उसका जो था मूलधन, आपका जो पी आपको ज्ञात करना था, ये पी आ गया मूलधन 2750 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मूलधन 2750 आ चुका है। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसमें बस कुछ नहीं था, सिंपली आपको केवल कैलकुलेट करना था, बाकी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया एक समुच्चय आपको ए दिया गया है, इसमें 3 4 5 6 लिखा गया है। एक समुच्चय बी लिखा गया है आपका 1 2 3 4 लिखा गया है। एक समुच्चय और सी लिखा गया है 2 4 6 8 ऐसा। ये आपको 3 समुच्चय दिए गए और आपसे कहा गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इस तरीके से इसका मान ज्ञात करना। तो आप देखिए पहले इसमें बी ब्रैकेट वाला बी इंटरसेक्शन सी आप अलग से ज्ञात कर लीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी लिखेंगे। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब सर्वनिष्ठ समुच्चय बी और सी में सर्वनिष्ठ समुच्चय ये जो होता है इंटरसेक्शन उल्टा यू जो बना होता है, इसका मतलब दोनों में जो कॉमन हो। तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है देखिए, तो एक तो कॉमन है नहीं, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, ये कॉमन हो जाएगा। तो आप बी इंटरसेक्शन सी लिखेंगे तो 2 कॉमन है, 3 यहाँ भी यहाँ नहीं है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ भी, मतलब 2 और 4 आपको कॉमन मिलेगा बस। और तो कॉमन बी और सी में कुछ है नहीं। तो बी इंटरसेक्शन सी का मान आ चुका है। अब आपको क्या करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिखना है। तो देखिए ए का मान हम ऐसे ही रख देंगे, यहाँ पर ए की जगह पर आपका 3 4 5 6 ये पहले से पता ही था, तो ए के प्लेस पर देखिए ये रख दिए। फिर यूनियन था, यूनियन लगाएंगे और बी इंटरसेक्शन सी ये वाला देखिए हम फाइंड कर चुके हैं 2 4। बस अब इसका मतलब इन 2 समुच्चय का यूनियन लेना है। यूनियन मतलब संघ समुच्चय, और संघ समुच्चय में क्या होता है, जो मिल रहा होता है उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिखना पड़ता है। तो आप देखिए 2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं, फिर भी आपको लिखना पड़ेगा एक बार। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं, फिर भी लिखना पड़ेगा। 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एक ही बार लिखना है, लिखेंगे जरूर। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं, तो 5 को भी लिखेंगे और 6 को भी लिखेंगे। मतलब जो मिले वो भी लिखना है, जो नहीं मिल रहा वो भी लिखना है। इस प्रकार से ये फाइनल आंसर 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। ऐसे प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो इस प्रकार से करिएगा। पहले जो ब्रैकेट में लिखा उसको सरल कर लीजिए, फिर दोनों का एक साथ आप कंबाइन कर लीजिए। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप बहुत ही आराम से इसको कर सकेंगे। मुझे आशा है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, 10 की घात -3 बराबर 0.0001 है ना। तो ये आपका इसमें लघुगुणकी रूप में लिखना है। देखिए कभी भी कोई भी जब घातांक में संख्या दी हो, जैसे मान लीजिए a की पावर x बराबर y, इसको आपको ये घातांकी रूप कहा जाएगा। अगर लघुगुणकी रूप लिखना है तो आपको क्या करना है, लॉग लगाना है। और ये जो बेस में संख्या a, भाई यहाँ पर भी a की घात x था, a को आप यहीं रोकेंगे, y सामने ले आएंगे और ये x को y की जगह पर उधर पहुंचा देंगे। ये बेसिक सा रूल होता है। तो यहाँ पे ऐसे लॉग रूप में, लघुगुणक रूप में लिखना है तो लॉग ऐसे लिखिए, 10 इसका बेस है, 10 यहीं रहने दीजिए। ये संख्या इसके सामने ले आइए 0.001 और ये घात वाली संख्या उधर पहुंचा दीजिए। बस ये आपका लॉग रूप हो गया। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अगर आपको ऐसे ही कहा जाए 5 की घात 3 बराबर 125, इसको आपको लिखना है लॉग रूप में, तो लॉग लिखिए 5, ये यहाँ छोटा सा लिख लीजिए, लॉग के थोड़ा नीचे 125 को सामने ले आइए, 3 को उधर पहुंचा दीजिए, बस ये लघुगुणकी रूप हो गया। ठीक, अगर कभी ऐसे लॉग रूप दिया हो तो आप इसको वैसे भी कर सकते हैं। तो 5 वैसे का वैसे रहेगा, 3 ये जो उधर इस पे घात में आ जाएगा और 125 फिर उधर पहुंचा देंगे, बस। तो ये आपका घातांक रूप हो जाएगा। इसको बहुत अच्छे से लघुगुणक में डिटेल में पढ़ाया गया है। आप इसको लघुगुणक चैप्टर वाइज क्रम में प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लीजिए। सारी चीजें चैप्टर वाइज पढ़ाई गई है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 में एक कहा गया, यदि एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। पहली बात तो बस थोड़ा सा टेढ़ा बना होता है, जिससे वर्ग को तिरछा करके बनाया गया हो। चारों भुजाएं बराबर है, ये समचतुर्भुज होता है। और इसके विकर्ण दिए गए, जैसे ये वाला विकर्ण आपका 16 बता दिया गया है, और इसी प्रकार से एक और विकर्ण दिया, दोनों विकर्ण दिए गए। दोनों विकर्ण हमेशा समचतुर्भुज को रोम्बस कहते हैं और ये 90 डिग्री पर काटते हैं। समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण 90, इसका मतलब अंदर बनने वाले चारों त्रिभुज समकोण त्रिभुज होंगे। तो ये बात आपको ये क्लियर हो गई। और ये पूरा एक 16 था और ये बराबर बराबर भी बांटते हैं। मतलब अगर ये वाला पूरा 16 था तो ये आप समझिए 8 और 8 में बढ़ जाएगा। ये वाला पूरा विकर्ण 12 था तो ये 6 और 6 में बढ़ जाएगा।
और ये इसकी भुजा है। देखिए इस समय यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो एक लंब होगा एक आधार होगा, तो ये वाला कर्ण का काम करेगा। किसी भी इसको इस तरीके से अलग करके देख सकते हैं समकोण त्रिभुज को, एक 8 है एक 6 है, तो ये वाला आपका यही भुजा है, यही आपको ज्ञात करना है यहाँ पर। अगर ये ज्ञात हो जाए तो कर्ण यानी इसका समकोण त्रिभुज का कर्ण निकल आएगा, तो वही इस समचतुर्भुज की भुजा हो जाएगा, यही आपका भुजा हो जाएगा। तो अगर आपको इसमें निकालना है, ये भुजा निकालना है जो इस समय कर्ण का काम कर रहा है, तो आपको पाइथागोरस की थ्योरम पता होती, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण आपका भुजा है तो भुजा लिख दीजिए यहाँ पर, भुजा ज्ञात करनी, लंब की जगह पर 8 रख दीजिए, 8 का स्क्वायर प्लस आधार की जगह 6 रख दीजिए, 8 × 64 प्लस 6 × 4 36। इधर तो आपका भुजा की घात 2 है ही, ये 64 36 जोड़ के 100 हो जाएगा, और इधर आपका भुजा स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा तो वर्गमूल में हो जाएगा, वर्ग दूसरी तरफ हमेशा वर्गमूल में हो जाता है, और 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 10 सेंटीमीटर आपकी भुजा आ गई, यानी समचतुर्भुज की भुजा 10 सेंटीमीटर आ गई। ये पाइथागोरस की थ्योरम से आपका हो गया। ये आपको बहुत बार पढ़ाया गया, समझाया गया, और आप सब इस सूत्र को जानते हैं, कैसे करना है इसको भी आपको बहुत डिटेल में समझाया गया। ठीक है, जिन लोगों को प्रॉब्लम हो चैप्टर वाइज सारे लेक्चर्स देख ले, हर चीज उनको क्लियर हो जाएगी। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी आर, जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो, ऐसा आपको वृत्त खींचना है, और उस पर आपको स्पर्श रेखा खींचनी है। ये आपको बनाना पड़ेगा, रचना का पार्ट है। तो आप क्या करेंगे, पटरी प्रकार लेकर के प्रकार में पेंसिल लगाएंगे और 3.5 सेंटीमीटर नापेंगे और एक पहले वृत्त बना देंगे। तो पहले तो हम 3.5 सेंटीमीटर का ऐसे एक वृत्त बना देंगे। ठीक है, ये काम तो आपको करना ही है, 3.5 दूरी लेकर के प्रकार में भर के, और फिर इस पे आपको क्या बनाना है, इस पे बनाना है एक स्पर्श रेखा। तो आप क्या करिए, इसको यहाँ से कहीं मिला दीजिए, एक बिंदु से पटरी रख करके एक बिंदु लीजिए यहाँ और मिला दीजिए दोनों को। अब इस पे स्पर्श रेखा में से 90 डिग्री कोण बनाती है, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा बनाना है तो वो 90 डिग्री कोण बनाएगा, और 90 डिग्री के लिए मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर इस बिंदु पर 90 कोण बना दीजिए। बस 90 कोण बनाने के लिए प्रकार की नोक यहाँ रखें, और इसकी आधे से कम दूरी रख के एक ऐसे यहाँ पर नोक रखेंगे, और इस तरीके से एक चाप लगा देंगे। फिर उसी दूरी को यहाँ नोक रखेंगे प्रकार की, और एक चाप ऐसे कट करेंगे। फिर यहाँ पर जो चाप कट हुआ है यहाँ पर फिर नोक रखेंगे, इधर कट करेंगे। ये दो बिंदु जो मिल गए हैं, इन पर नोक रखेंगे प्रकार की, और ऊपर एक ऐसे चाप और एक ऐसे चाप लगाएंगे। ये जो कटान बिंदु, इसको पटरी से इससे ज्वाइन करेंगे तो ये स्पर्श रेखा हो जाएगी। इस बिंदु से ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके से स्पर्श रेखा बनाई जाती है। मैंने आपको ये चैप्टर में अच्छे से पढ़ा रखा है, यहाँ भी समझा दिया है। इस प्रकार से अति लघु त्रि प्रकार के सभी प्रश्न पूरे हुए। अब लघु त्रि प्रकार के प्रश्नों को करेंगे, और आप लोगों को वीडियोस पसंद आती है तो शेयर जरूर करें, लोगों तक पहुंचाते रहें। चलिए लघु त्रि प्रश्नों को देखते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। अब आपके सामने लघु त्रि प्रकार के प्रश्न हैं, इनको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या कहा गया, एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपए तथा बाजार मूल्य 40 रुपए प्रति शेयर बताया गया। देखिए एक शेयर का, क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य, एक शेयर का अंकित मूल्य ₹10 बताया गया, और इसी तरीके से एक शेयर का बाजार मूल्य ₹40 बताया गया। ठीक, शेयर हमेशा बाजार मूल्य पर खरीदा बेचा जाता है। तो अब इसके बाद आपको ये मालूम है कि क्रेता को 300 शेयर खरीदने हैं, 300 शेयर के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि 300 शेयर खरीदने, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 300 शेयर के लिए आवश्यक धन, तो 300 गुणा कर देंगे, 300 शेयर है, एक शेयर 40 रुपए में, क्योंकि बाजार मूल्य पर खरीदा जाता है, ये बात ध्यान रखें। और कंपनी जो लाभांश देती है वो हमेशा अंकित मूल्य पर देती है। भी एक नंबर में कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि लाभांश कंपनी किस मूल्य पर प्रोवाइड करती है, तो अंकित मूल्य पर, और शेयर खरीदा बेचा जाता है बाजार मूल्य पर। तो उसको 300 शेयर खरीदना है, तो 40 रुपए के हिसाब से 3 चौके 12,000 रुपए लग जाएगा। 12,000 रुपए में शेयर खरीदेंगे। अगर इसमें कुछ दलाली भी देनी होती तो दलाली निकाल के उसको ऐड करना पड़ता। जैसे मान लीजिए 3% दलाली है तो 3% हम निकालते 12,000 का, और 3 उसमें जोड़ के वो भी देना पड़ता। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। आगे बोला गया शेयरधारी को लाभ क्या होगा, जबकि उस शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा था। देखिए जो शेयरधारी था, जिसके पास ये शेयर थे 300 शेयर, उसने जब खरीदा होगा, यानी कि जो शेयरधारी को, शेयरधारी द्वारा शेयर की जो लागत थी वो क्या थी, वो थी 10 रुपए के हिसाब से 300 शेयर, मतलब ₹3,000। केवल 3,000 में उसने खरीदा होगा जब कंपनी का ये शेयर आया होगा।
तो उसने 10 रुपए के आधार पर अंकित मूल्य पर खरीदा और बेचते समय 40 रुपए कीमत है। तो अब लाभ आप खुद ही बता सकते हैं। लाभ में देखिए 12,000 रुपए का बेचा, उसमें खरीदा 3,000 का था, माइनस कर देंगे रुपए 9,000 रुपए उसको प्रॉफिट हुआ। बस ये आंसर हो गया। इस तरीके के क्वेश्चंस में बस केवल आपको बेसिक अप्रोच पता होनी चाहिए, बस उसके अलावा कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन था और इसमें बस यही सब चीजें ध्यान रखी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको दिया गया है ए स्क्वायर माइनस 10a माइनस 24 को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना। देखिए पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करने में यहाँ एक a के साथ जो भी हो या x जो भी लिखा हो, अगर ये एक्स स्क्वायर एक्स और नंबर लिखा होता तो हम यहाँ देखते हैं एक्स के साथ क्या लिखा है। तो यहाँ a के साथ जो भी लिखा है तो उसका पहले आप क्या करेंगे, रफ में कहीं पर अलग से a का गुणांक ले लेंगे। a का गुणांक मतलब जैसे यहाँ a का गुणांक है 10 और उसका 1/2 करके उसका वर्ग कर देना। इतना आप अलग से फाइंड करिए, यानी 1/2 गुणे किसका, a के गुणांक का, a का गुणांक है 10, इसका वर्ग। तो देखिए 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 5 का वर्ग, इसका मतलब 5 का वर्ग। 5 का वर्ग का मतलब हुआ 25। इसका मतलब कि 25 अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 10a के तुरंत बाद 25 जोड़ना है और 25 ही घटा देना है। ये बात ध्यान रखें, ये अपनी तरफ से प्रक्रिया की जाती है। आपने क्या किया, a का गुणांक था यहाँ पर 10, a के गुणांक का आधा किया 5 आया और उसका वर्ग किया तो 25 आया। अब 25 को ही इसी के बाद जोड़ना भी है और घटाना भी है। ये आपका नियम है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। आप देखिए ये जो 3 संख्या है ये आपकी पूर्ण वर्ग आपको दिखाई पड़ेंगी। जैसे ये a स्क्वायर है ही है माइनस 10a प्लस 25 को आप 5 का वर्ग कह सकते हैं। और इधर आप देखिए 25 और 24 जोड़ करके 49 हो जाएगा माइनस का, भाई माइनस माइनस प्लस। तो ये मैंने आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड किया अभी कुछ 1-2 दिन पहले, पूर्ण वर्ग बनाकर। पूरा एक वीडियो ही है स्पेशल सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के नाम से। जिनको ज्यादा अभ्यास करना वो वहां पर विशेष रूप से देख ले। अब देखिए इतने पार्ट को आप a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab से कह सकते हैं, यानी ये a माइनस 5 का होल स्क्वायर लिखा गया और ये आपका 49 है तो इसको आप 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपका देखिए ये वर्ग के रूप में आ गया और आपको ये आइडेंटिटी मालूम है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो तो a प्लस b और a माइनस b में लिख सकते हैं। तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं, a ये हो गया और इसमें प्लस 7 एक ब्रैकेट में, इसी तरीके से a माइनस 5 में माइनस 7 दूसरे ब्रैकेट में। तो ये आपका बनेगा एक ब्रैकेट में a प्लस माइनस माइनस प्लस का ही 2 और दूसरा यहाँ पर बनेगा a माइनस माइनस प्लस और माइनस का 7 5 12। ये आपका फाइनल आंसर हो गया a प्लस 2 a माइनस 12। ये गुणनखंड हो गया आपका पूर्ण वर्ग बना करके। इसको विशेष रूप से सीखने के लिए आप लोग उस वीडियो लेक्चर को देखें जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ यही सिखाया है, एक एक स्टेप को समझा दिया है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 18x को x प्लस 3 से भाग करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 8x और प्लस का 17 इससे भाग करना है। तो इसमें क्या होता है रूल, सबसे पहले आपको इस x से इस x स्क्वायर को खत्म करना है। तो यहाँ एक बार x है, यहाँ 2 बार है, तो सिर्फ एक ही बार x से ले जाएंगे। एक x ये मिलके x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस x को 3 से भी करेंगे, जो आपने x सोच लिया इसको 3 से भी करना है तो प्लस 3x आ जाएगा और ये भी प्लस का ये भी प्लस का। फिर अब इसको घटाया जाता है तो नीचे वाले चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे ये x स्क्वायर प्लस में है, ये प्लस में, तो ये भी माइनस हो जाएगा। नीचे वाले संख्याओं के चिन्ह बदल देते हैं जिससे ये कैंसिल हो गया। 8x और माइनस 3x, पहले ये प्लस था माइनस हो गया, 8x में 3x जाएगा तो सिर्फ 5x बचेगा और ये प्लस का 17 उतार लेंगे। अब हम 5x से इसको फिर करेंगे तो प्लस 5 बार में ले जाएंगे तो 5 और x मिलके ये 5x हो जाएगा। प्लस 5 प्लस 3 5 3 15 हो जाएगा। फिर नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस और ये भी माइनस, ये कट गया। 17 में 15 गया 2। तो आपसे ये कहा था भाग करने के बाद आपको भागफल और शेषफल दोनों बताना। तो भागफल जो यहाँ लिखा होता है ये भागफल है, तो बस आपको केवल इतना लिख देना कि भाई भागफल बराबर x प्लस 5 और शेषफल बराबर जो आपका शेष बच गया है 2। ये बात इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया। और बाकी डिटेल में और ज्यादा विस्तृत देखने के लिए चैप्टर वाइज क्रम में देखिए, वहां पर हर प्रकार के भाग को कराया गया है, समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार दिया गया है और समांतर माध्य बताना। देखिए जब भी समांतर माध्य बताना हो तो आपको करना ये होता है कि इनके लिए आपको एक टेबल बनानी होती है और एक टेबल में 2 कॉलम इन्होंने दिए, आपको 3 कॉलम करने हैं। जिसमें आपको देखिए यहाँ पर भार इन्होंने केजी में दिया वो लिखिए, इसकी बारंबारता दे रखी है। बारंबारता
को एफ से लिखते हैं और ये जो भार है इधर वाले को एक्स से लिखते हैं, एक्स और एफ। और इसमें आपको अपनी तरफ से एफ गुणे एक्स करना होता है तीसरे कॉलम में। तो चलिए पहले भार वाला नोट करते हैं। 40, 42, 43, 44 और 45। फिर इनका जो बारंबारता है, 40 का 4 है, 42 का 12 है, 43 का 18 है, ये 10 है और ये 6 है। अब आपको f गुणे x करना, गुणा करना है, तो 4 चौके 16, 160 और 12 को इससे करेंगे तो आप देखेंगे 12 चौक 48, 480 और 12 दूना 24, 504 हो गया। फिर ये आप इसको गुणा करेंगे तो 18 चौके 72, 720, 18 3 54, ये आपका 774 हो गया। 44 ये 410 हो, 440 हो गया। 45 का 5 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 3 27 हो गया। इतना आपने देखिए इनको सामने सामने गुणा करके इस कॉलम में लिख दिया। अब यहाँ पर इसको जो आपने f गुणे x किया है, इसका सिग्मा यानी कि इसको जोड़ना है। इस चिन्ह का मतलब होता है सिग्मा, जिसको मतलब ये वाले सब जोड़ने हैं। समेसन जोड़िए, 4 4 8, 6 7 6 13, 4 17, 7 24, 2 2 1 3 5 8 7 15, 4 19, 2 21, 2148 ये आया। और ये f बारंबारता को जोड़ेंगे तो 50 विद्यार्थी बता ही दिया था इसमें, तो 50 ही आएगा। आप जोड़ के भी देख सकते हैं, 10 6 16, 16 4 20 और 20 और 12 32, 18 50, तो ये 50 ही होगा। अब केवल आपको समांतर माध्य बताना है, जो कि बहुत ही आसान है। समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ गुणे एक्स, ऊपर लिखते हैं और सिग्मा एफ से भाग कर देते हैं। यानी ये वाला जो आया इसको आप ऊपर लिखिए और इसको इससे भाग कर दीजिए सिग्मा एफ से 50 से। तो केवल भाग करना बचा, हम लोग भाग करेंगे। 5 चौके 20, 5 चौके 20 एक बचा, यहाँ 14, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 8 40। फिर से देख लेते हैं, 5 चौके 20 एक बचा 14, 5 दूनी 10, 4 बचा 48, 5 9 45। ठीक है, सॉरी इसको फिर से भाग कर लेते हैं। 5 चौके 20 एक बचा 14, 5 दूनी 10, 4 बचा 48, 5 9 45, 5 9 45 तो बचेगा 3, 5 6 30, 42.96। ये 50 था ही तो दशमलव आ जाएगा एक अंक इधर, तो 42.96 हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, वैसे आपका 429.6 आएगा, फिर ये 0 भी है। 50 से आप इसको बस भाग करेंगे, यही निकल के आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं, आप आराम से कर लेंगे। ठीक, इस तरीके से ये आपका समांतर माध्य हो गया। इस प्रश्न का आंसर भी हो गया। मुझे आशा है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियोस को शेयर जरूर करें लगातार। 3 क्वेश्चन और बचे हैं मॉडल पेपर के, 16 17 18, उसको भी देखते हैं और ये मॉडल पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, 16 नंबर में बोला गया है कि 10 सेंटीमीटर भुजा के 2 घनों को बराबर सटाया गया है। 10 सेंटीमीटर के 2 घन है, सपोज ये 10 है तो हर तरफ 10 ही होगा क्योंकि घन है, और इसको बराबर से ऐसे सटा दिया गया तो ये घनाभ बन जाएगा। आप देखिए कि बाकी सब तो 10 ही रहेगा, लेकिन केवल ये वाला पोर्शन यानी लंबाई चेंज हो जाएगी। लंबाई 10 + 10 यानी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी इस घन की लंबाई केवल 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, चौड़ाई 10 ही रहेगी और ऊंचाई भी 10 की 10 ही रहेगी जो पहले थी। तो यही चेंज आएगा सटाने से। अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको बताना है इसका संपूर्ण पृष्ठ घनाभ का। तो बस सूत्र में मान रखना, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और इसका सूत्र आप सभी जानते हैं 2LB + BH + HL। ठीक है, इसमें आपको मान रखना है। तो इसका मतलब 2 गुणे LB मतलब L गुणे B, L कितना है 20, गुणे B कितना है 10, प्लस BH मतलब 10 गुणे 10, भाई B 10 है H भी 10 है, और प्लस HL मतलब H गुणे यानी कि 10 गुणे L 20 है ना, तो 10 गुणे 20। इस तरीके से बस इसको सरल कर दीजिए। 20 दहम 200 प्लस ये 10 दहम 100 प्लस ये आपका 200, 2 2 4 1 5, 500 गुणे 10 2 मतलब 1000। ठीक है, 200 200 400 500 गुणे 2 मतलब 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, इसलिए ये आंसर हो गया। इस प्रकार से ये आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हो गया। संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र यही होता है, और घनाभ के लिए संपूर्ण पृष्ठ और पार्श्वी पृष्ठ ये सब आपको सूत्र लिखाए गए हैं, पढ़ाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एक आपका वृत्त बन रहा है और इस वृत्त में देखिए इन्होंने क्या किया है, इस
इस तरीके से यहाँ पर मान 15 डिग्री दिया, ये O है और इसको ऊपर भी ज्वाइन करा दिया गया है। यहाँ पर A पॉइंट बोल दिया गया, ये B है, ये C है और ये इसको इधर कहीं ज्वाइन करा के इसको E भी बताया गया। ठीक है, ये आपका चित्र है और इसमें कहा गया OBC 15 है, OBC 15 डिग्री है, तो आपको BEC कोण बताना है। यहाँ पर BAC नहीं बल्कि BEC ज्ञात करना था। ठीक है, ये वाला कोण बताना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, अब आपको करना ये है कि आप इसमें एक त्रिभुज देखिए बन रहा है, त्रिभुज OBC बीच में। OBC त्रिभुज जो ऐसा बन रहा है, O यहाँ B यहाँ C, यहाँ पर 15 बताया गया। भाई देखिए ये वाली और ये वाली भुजा बराबर होगी, OB और OC, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या होगी, क्योंकि केंद्र से परिधि पर मिल रहा है, इधर भी केंद्र से परिधि पर इधर। और किसी भी वृत्त में जब केंद्र से परिधि को मिलाते तो ये सभी त्रिज्या होती है और ये सभी बराबर होती है। तो इसका मतलब OB बराबर OC होगा। और जब भी किसी त्रिभुज में ये बराबर भुजा होती है तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, मतलब यहाँ 15 है तो यहाँ भी 15 हो जाएगा। और फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल इस त्रिभुज में, तो OBC प्लस OCB प्लस BOC, ये मिलाकर के 180 होगा। तीन कोण त्रिभुज के हैं, तीनों मिला के 180। OBC दिया हुआ है 15, OCB ये भी आपका 15 हो ही जाएगा, तो यहाँ भी 15 प्लस BOC अब आपका निकल आएगा। अब BOC निकालेंगे तो 15 15 30, उधर 180 में घट जाएगा 30, तो ये कुल मिलाकर के 150 डिग्री आ जाएगा। ये वाला कोण 150 डिग्री का आ गया। इस तरीके से आपका ये पता चल गया। अब जो केंद्र पर कोण बनता है यहाँ पर उसका आधा बनता है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, BEC कि इस तरफ जो कोण बन रहा है केंद्र पर, ध्यान रखिए इस तरफ जो कोण बन रहा है, ऊपर जो ये कोण बन रहा है यहाँ पर इधर का आधा बनेगा। और जो कोण नीचे बनता है ऐसे, जैसे यहाँ पर बना हुआ, यहाँ जो कोण बनता है वो इस तरफ का आधा होता है जो इधर बनेगा ऊपर। तो अगर ये 150 है तो बाहर ये पूरा वृत्त 360 का होता है। तो आपको कोण BOC ज्ञात करना है फिर से, लेकिन ये वृहत कोण है। वृहत कोण मतलब बाहर वाला। दो कोण है इस जगह पर, एक अंदर ये भीतर ये वाला कोण BOC, और एक ये बाहर जो बनता है इसको वृहत कोण कहते हैं। वृहत कोण BOC ज्ञात करना है। तो ये कुल मिला के 360 होगा जोड़ने पर, तो आपको बस 360 से 150 घटा देना है। कितना आएगा, 210 आएगा, है ना, 210 डिग्री आएगा। तो इधर का मान ये 210 डिग्री आ गया। अब ये जो BEC है वो इधर का आधा होता है, यानी आप ऐसे लिखेंगे कोण BEC बराबर ये आधा होता है किसका, वृहत कोण का। जो आपका वृहत कोण BOC आया है इसका आधा होता है, ये रूल है। तो अब आप क्या करेंगे, BEC यानी 1/2 गुणे वृहत कोण आपका आया है 210, कट के हो जाएगा 105, यानी कि ये आंसर हो गया 105 डिग्री उत्तर हो गया। तो इस प्रश्न के लिए आंसर 105 डिग्री हो गया। और आपको ये सारे प्रश्न बहुत डिटेल में समझाए गए, सिखाए गए हैं। वृत्त चैप्टर आप अच्छे से पढ़िए, सीखिए, और जिनको आता है वो तो बहुत अच्छे से इसको सीखे होंगे और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक एक रूल उनको बेसिक समझा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा गया किसी वृत्त के केंद्र के, यहां पर देखिए क्या बोला गया, किसी वृत्त के केंद्र के एक ही और दो समांतर जीवाएं हैं। जैसे मान लीजिए एक जीवा ये और एक जीवा और बना लेते हैं, ये दो समांतर जीवाएं हैं और दो समांतर जीवाओं को बोला गया है इनकी लंबाई 6 और 8। तो ये वाला 6 होगा और ऊपर वाला ये 8 होगा। तो अब इसके बाद क्या बोला गया है, इसके बाद आपको देखते हैं यहां पर कहा गया कि यदि वे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब ये जो आपस में दूरी है, तो आप इसको यहां से ऐसे मिला दीजिए पूरा केंद्र से, और इनकी जो दूरी यहां से यहां की ये 1 है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। छोटी जीवा 6 थी, तो हमेशा ध्यान रखिए केंद्र से जब ये मिलाया जाता तो ये आधा आधा डिवाइड करता, मतलब 3 इधर भी 3 इधर भी। ऊपर से 4 था तो हम कह देंगे 4 ये भी होगा और 4 ये भी होगा। 8 सेंटीमीटर था तो 4 4 हो जाएगा। भाई ये वाली 8 थी तो 4 4, ये 6 थी तो 3 3 में बढ़ गई। अब तो वृत्त का व्यास बताना, इतना डेटा आपके पास है और आपको व्यास बताना। देखिए सबसे पहली बात तो व्यास बताने से पहले त्रिज्या चाहिए। तो अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन करें तो यही आपका त्रिज्या होगा और ये त्रिभुज का निर्माण कर रहा है यहाँ पर। लेकिन ये वाला पार्ट हमारे पास है नहीं, हम इसको O बोल दें, इसको नाम भी कर देते हैं ABCD, और ये हम नाम कर देते हैं E और F। ठीक है, अब देखिए एक त्रिभुज आपके सामने है, त्रिभुज OEA, ये समकोण त्रिभुज है।
और यहाँ पर हमें OE नहीं पता तो हम OE को x मान लेते हैं। हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि हमने OE को x मान लिया है, ठीक है, ये वाला O से E। तो OE x अगर मान लिया है तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और कर्ण आपका r है ही त्रिज्या, ठीक है, ये आपका कर्ण जिसको हम त्रिज्या बोलेंगे, त्रिज्या का r स्क्वायर, त्रिज्या को r लिख लेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा। लंब स्क्वायर कितना है? x का स्क्वायर प्लस आधार इसका 4 है, तो आप देखेंगे ये x स्क्वायर प्लस 16 आ गया। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए क्योंकि सॉल्व तो हुआ नहीं, अभी r स्क्वायर का मान मिला है। फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे ही ये पूरा त्रिभुज ज्वाइन कर ले, अगर ये वाला इस बिंदु से भी इसको ज्वाइन करा दे, देखिए तो ये भी एक त्रिभुज बनेगा। ये त्रिभुज कौन सा बनेगा? समकोण त्रिभुज। देखिए OFC, ये भी समकोण त्रिभुज है OFC। इस बार OF लिया जाएगा लंब को, तो x ये और 1 ये मिलकर के x प्लस 1 हो जाएगा। यानी आपको ये देख रहे हैं कि आप OF की दूरी अगर लिखना चाहे तो x तो होगा ही, OE और प्लस 1 ये भी होगा, तो x प्लस 1 लिया जाएगा OF की जगह। तो इस बार फिर से हम वही सूत्र लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कर्ण ये भी देखिए, क्योंकि वृत्त को केंद्र से ही मिलाया जा रहा है इस बिंदु को, तो ये भी है त्रिज्या ही, ये भी त्रिज्या है, तो हम इसको भी r स्क्वायर लिखेंगे और लंब स्क्वायर की जगह x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस आधार की जगह इस बार ये वाला 3 रहेगा CF। ये कितना आएगा? x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3 3 9, तो ये कितना हो गया? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10। यहां से r स्क्वायर का मान ये आया, ये दो समीकरण, दोनों मान r स्क्वायर के हैं तो आपस में बराबर रख सकते हैं, क्योंकि ये भी r स्क्वायर का मान आया और ये भी r स्क्वायर का है। अब हम यहां पर थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं, तो हम लोगों ने गड़बड़ कर दिया, कोई बात नहीं। आपका यहां से जो r स्क्वायर का मान आया था वो r स्क्वायर का मान आया था x स्क्वायर प्लस 16, ठीक है, इस वाले त्रिभुज में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। जो हमने यहाँ पर रखा है x स्क्वायर प्लस 16 के बराबर ये वाला मान रख देंगे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10, क्योंकि दोनों r स्क्वायर थे। x स्क्वायर कट जाएगा, इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा। 16 में 10 भी लाके माइनस कर दीजिए भाई, 10 को इधर लाइए माइनस हो जाएगा, इधर 2x बचेगा, 16 में 10 गया तो 6 बचा, 6 बराबर 2x, इसका मतलब x बराबर 6/2 हो जाएगा भाई, ये गुणे में ये बटे में हो जाएगा, तो 2 एकम 2 तिहाई 6, यानी कि x बराबर 3 सेंटीमीटर हो गया। x बराबर अगर 3 हो गया तो x का तो मान हमारे पास आ गया, लेकिन हमसे पूछा क्या गया था, हमें ये देखना है। हमारे पास x का मान आ गया, अब देखिए क्या पूछा गया था, तो वृत्त का व्यास बताना है। तो हमारे पास व्यास बताना है, मतलब त्रिज्या पहले हमें पता चले। तो त्रिज्या हमारी आई थी r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 16। इसमें हम क्या करेंगे, x का मान रख देंगे 3 स्क्वायर प्लस 16, ये जोड़ के हो गया 9 प्लस 16 और ये जोड़ के हो गया 25। इसका मतलब r स्क्वायर बराबर 25, तो r बराबर रूट 25 हो जाएगा भाई, वर्ग है इधर वर्गमूल हो जाएगा, तो ये 5 सेंटीमीटर। अब आप बताइए, त्रिज्या 5 है, पूछा व्यास है, तो व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। आप सभी को सूत्र ये सब मालूम होते हैं, तो 2 गुणे 5 यानी 10 सेंटीमीटर आपका व्यास हो गया इस प्रश्न का उत्तर। इसको आप कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलग टाइप की अप्रोच हुई है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन भी था और इसको समझना बहुत जरूरी है। आई होप आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई होंगी और आराम से आप इस प्रश्न को कर लेंगे। बाकी कोई समस्या होती तो कमेंट के माध्यम से बताइए, उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। आप में से जिन भी बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम होती मैथमेटिक्स में, वो पहले चैप्टर वाइज क्रम में एक एक चीजों को देख लें, समझ लें, और फिर जितने भी एग्जाम स्पेशल क्लासेस आपको दी गई, मॉडल पेपर दिए गए, उनको करिए। आपकी समस्याओं का समाधान होगा और आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो अभी से आप लोग मेहनत करिए, खूब जम के वीडियोस को शेयर करिए और अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।